आज 40 डेज क्लास का आज 15वां दिन है और करेंट का वाइंड अप है। करेंट जो है आज विविध करेंट हम आपसे पूछेंगे और आपको बताएंगे, और यह आज का आखिरी सत्र होगा। इसके बाद जो मटेरियल है आप लोगों को सारा मिल जाएगा और उस मटेरियल को कई बार पढ़ना है। बाकी आपका एक सोर्स कोई रखिएगा जिससे पढ़िएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि 4 किताब 5 किताब नहीं पढ़ना, जिसको भी जो किताब समझ में आए एक बुक पढ़ना है। और उसके अलावा 500-600 मतलब फैक्ट्स हैं जो हम देंगे आपको, वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। यानी ये करेंट का आज फाइनल है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग अभी तक अपना काम कर रहे होंगे। जिन्होंने शुरू नहीं किया होगा वो शुरू कर चुके होंगे, ठीक है ना। कि अभी ऐसा कोई है जो एकदम मैथ नहीं बनाया एक बार भी, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार भी नहीं बनाया है? देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत महत्व है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एनीवे करना है, और उसके आधार पर आगे की चीज़ें करनी है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो मैंने शुरुआती क्लास में बताया था, उसमें से कुछ बातें आपसे पूछते हैं ताकि आपका जो है कुछ जंग लगा हो तो झड़ जाए। भारत की किस महिला उद्योगपति को स्कॉटलैंड के रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग में फेलो के रूप में चुना गया है? फिर से पूछ रहे हैं, भारत के किस प्रसिद्ध महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी का फेलोशिप मिला है एडिनबर्ग का? किरण मजुमदार शॉ, ठीक है। जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, जीआईएफ मतलब इंटरचेंज फॉर्मेट, जीआईएफ, ठीक है। जीआईएफ के संस्थापक कौन थे? स्टीफन विलहाइट, नाम था विलहाइट, स्टीफन विलहाइट, ठीक है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में जीआईएफ किस लिए प्रसिद्ध हुआ है? वर्ड ऑफ द ईयर। वॉल्यूम कम आ रही है, कुछ ज़्यादा दूर हो गया स्पीकर, अब आ रही है? ठीक है। साल में मतलब 2012 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन था? जीआईएफ है। एक राष्ट्रपति का नाम आप लोग को याद करवाए थे, 2-3 बार एफर्ट करने पर याद हुआ था। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए। तुर्कमेनिस्तान का राष्ट्रपति। क्या हुआ मान लीजिए? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। सरदार बड़ी मुखमेदोव, सरदार बड़ी मुखमेदोव। तुर्कमेनिस्तान क्यों इम्पोर्टेंट था, क्यों बताए थे? यहाँ 7 वर्ष में चुनाव होता है। ये फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ प्रशांत जावेरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2022 के लिए शीर्ष स्थान पे कौन गया है? एलन मस्क। तो हम तो उस लिस्ट की बात की है। उस लिस्ट में फर्स्ट पे कौन है? और उसमें अडानी दे देगा और अंबानी दे देगा तो थोड़े मरा जाएगा। चलिए, पंजाब में भगवंत मान की पार्टी ने कितना सीट जीता? कितने में? आउट ऑफ हाउ मैनी? 117, ठीक है। टाटा सन्स की कंपनी के चेयरमैन का क्या नाम है जो एयर इंडिया के चेयरमैन बने हैं? वेरी गुड। और बताइए, कैटलिन नोवाक क्यों प्रसिद्ध हुई हैं अभी हाल फिलहाल में? बहुत बढ़िया। यूरोपीय संघ की पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी की कैटलिन नोवाक, ठीक है। एफएटीएफ का अध्यक्ष सिंगापुर निवासी किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया, कौन है? टी राजा कुमार, वेरी गुड, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म समीक्षक का निधन हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक थे, का नाम बता सकते हैं? जयप्रकाश चौकसे। आप लोग अखबार कम पढ़ते हैं इसलिए ये नाम ध्यान में नहीं होगा। चलिए,
भारत पे 2021 में यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का 19वां स्टार्टअप था। यह भी एक इन्फॉर्मेशन हमने दिया था आपको। बीबीसी, हाँ भारत पे, ठीक है ना। बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला था? मीराबाई चानू। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में तीसरे राष्ट्रीय जल समारोह में कौन सा राज्य आया था? उत्तर प्रदेश। अब यही थोड़ा सा गलती जो है परीक्षा में एक नंबर ले जाएगा, और ये नंबर तब कितना महत्वपूर्ण होगा जब आपका 89 आएगा और 90 पे सिलेक्शन होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो एक नंबर छूट रहा है वह एक नंबर है जो क्वालिफाई करवा रहा है, वही एक नंबर छूट रहा है, ठीक है ना। एबल पुरस्कार किसको मिला है 2022 के लिए? डेनिस पार्नेल सुलिवान, वेरी गुड, अच्छा है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? नीरज चोपड़ा। देखिए मिस वर्ल्ड 2021 70वां मिस वर्ल्ड कौन बनी है? कैरोलिना बिलावास्का। चलिए, माई ईवी क्या है? ठीक है, वेरी गुड। द ब्लू बुक अ राइटर्स जनरल किसकी किताब है? द ब्लू बुक अ राइटर्स जनरल किसकी किताब है? अमिताभ कुमार, वेरी गुड, ठीक है। नारी शक्ति पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति? ठीक है। बिहार की कौन सी महिला है? ठीक है। बोल्ट्जमैन पदक, बोल्ट्जमैन मेडल किसको मिला है? बोल्ट्जमैन मेडल, वेरी गुड, दीपक धर। नृप, अक्षय, आप लोग भी, पुनीत, आप लोग भी कुछ बताइए, केवल सुन रहे हैं आप लोग, बहुत ही पेशेंट लिसनर हैं। कभी कभी बोलने से आपके दिमाग का ब्रैकेट वो खुल जाता है, क्योंकि ये सब बता चुके हम पहले। सागर परिक्रमा किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया। समुद्री मत्स्य क्षेत्र की संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए। समुद्री मत्स्य मतलब मछलियों का संसाधन का ताकत दिखाने के लिए, ठीक है ना। ये डेयरी मंत्री जो भारत के हैं उन्होंने किया है। पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्री कौन है केंद्रीय? पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है। 20वां वरुण अभ्यास अरब सागर में हुआ किन दो देशों के बीच? वरुण अभ्यास, भारत और फ्रांस। परम शक्ति किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर है? परम शक्ति पेटास्केल का है। हमने सवाल पूछा किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया? IIT खड़गपुर। देखिए अमृता और अंजलि, ये दो लोग मिलके कोई सवाल गिरने नहीं दे रही। ब्लैक राइनो लुप्त प्राय प्रजातियों में हुआ है, कहाँ का है यह? दक्षिण अफ्रीका। 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य लक्ष्य 70 तक भारत। हम सवाल पूछ रहे हैं मुंबई के बारे में कि मुंबई ने अपने लिए क्या टारगेट किया है सेट? 2050, ठीक है, ठीक है। स्लिनेक्स जो है SLINEX, यह किन दो देशों के बीच है? SAFFU अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियन, सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप कौन जीता? कौन जीता है? भारत जीता है। चलिए, स्विस ओपन 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट कौन जीता? किस महिला खिलाड़ी ने बहुत कम एज में ही संन्यास ले लिया? एस्ले बार्टी। पंकज अडवाणी ने अभी हाल ही में कहाँ पर चैंपियनशिप जीता है? 8वां एशियाई खिताब? कतर में दोहा, ठीक है। लक्ष्य सेन अभी हाल फिलहाल में चर्चित हुए हैं, किस खेल के खिलाड़ी हैं? शटलर हैं, बैडमिंटन। कौन सा ओपन जीते हैं? जर्मन ओपन, ठीक है। विजयवाड़ा की रहने वाली प्रियंका नुटक्की क्यों प्रसिद्ध हुई हैं? ग्रैंड मास्टर है, 23वां ग्रैंड मास्टर है। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया था जो हाल फिलहाल में प्रसिद्ध हुआ था? 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया था?
डॉल्फिन दिवस, ठीक है ना। विश्व जल दिवस का थीम क्या है? ग्राउंड वाटर, कॉमा दीजिए, उसके बाद हो जाएगा मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, हिंदी में बोलेंगे तो भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, अदृश्य को दृश्यमान बनाना। एक सेकेंड आप, थोड़ा सा हम अपना साउंड ऑफ कर रहे हैं। चलिए, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल 16 मार्च को एक व्यापक टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया था, ये भी आप लोग को ध्यान में ही होगा। हाँ, उसका थीम क्या था? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वेरी गुड, ठीक है। 15 मार्च को कौन सा बनाया गया था एक दिवस? उसका थीम क्या था? क्यों अच्छे हैं आपने किचो कथा बोलते नहीं हैं, किचो बोलते हो बे? हाँ, बहुत बढ़िया, फेयर डिजिटल फाइनेंस। कई बार तो हमको लगता है कि आपके सामने किताब तो नहीं है, इतना आसानी से आप जवाब दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो आंसर देने के तरीके से पता चल जाता है कि पता है या देख के बता रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही मजाक। चलिए, इस बार जो ये ध्यान रखिएगा कि 16 मार्च भी महत्वपूर्ण है, हो सकता है इससे सवाल में आए, ठीक है। और ये जो 22 मार्च है, जिस दिन जल दिवस हुआ था, वो 22 मार्च के चलते वो तिथि महत्वपूर्ण है, तो ये तिथि भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 14 मार्च। बिम्स्टेक का सम्मेलन में इस बार किस देश ने अध्यक्षता की थी? श्रीलंका ने किया था। मेजबानी किया तो श्रीलंका, अध्यक्ष थाईलैंड था। मेजबान श्रीलंका, अध्यक्ष थाईलैंड, ठीक है ना। 22 और 2022 का सम्मेलन पूछ रहे हैं, 5वां सम्मेलन। 4 आंकड़ा याद करना, 5वां, 22 का श्रीलंका मेजबान और थाईलैंड अध्यक्ष। चलिए, आप लोगों को तो अच्छा मेमोरी है, मैक्सिमम लोग को याद है, जो लोग अभी नए जुड़े हैं उनको करना पड़ेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे ही हम विविध इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब 2-3 पन्ने में से एक आध इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा, कॉपी निकाल लीजिए, लिखिए। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलोर, आंसर दीजिए, बेंगलोर। लिखिए, ओशंस 2022 क्या है? ओशंस 2022, ओशंस 2022। इसका थीम क्या है, यह भी पूछ सकता है, और यह क्या है? तो लिखिए, ओशंस 2022 IIT मद्रास और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, संयुक्त रूप से उसका यह मतलब समुद्र शोधकर्ताओं का यह है द्विवार्षिक कार्यक्रम है, या एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इन्हीं दोनों का मिलाकर संयुक्त द्विवार्षिक कार्यक्रम है। क्या पूछो? ओशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका मुख्य विषय है इंस्पायर, इनोवेट एंड सस्टेन। विंग्स इंडिया 2022, विंग्स इंडिया 2022, विंग्स इंडिया, एक मिनट, इंडिया 2022, विंग्स इंडिया 2022, यह उड्डयन मंत्रालय और फिक्की का संयुक्त कार्यक्रम है। उड्डयन मंत्रालय और फिक्की का संयुक्त कार्यक्रम है, हैदराबाद में हुआ था। यह एशिया में उड्डयन पर होने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम है, एविएशन के रिगार्डिंग एशिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम, ठीक है। हाँ, विंग्स इंडिया। हैदराबाद का जो हवाई अड्डा इसमें इन्वॉल्व था, कई बार हवाई अड्डों से भी सवाल पूछता है, तो हैदराबाद का बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद का बेगमपेट हवाई अड्डा, और इस बेगमपेट हवाई अड्डा, हाँ, और इसका थीम है इंडिया एट द रेट ऑफ 75, इंडिया एट द रेट ऑफ 75
न्यू होराइजन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री, अ न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री या ऑफ, ठीक है ना। ई विधान वाला तो पहले बता ही चुके हैं कि ई विधान एप्लीकेशन पूरी तरह से लागू करने वाला नागालैंड पहला राज्य है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो बात आ रही थी वो उसका एक दूसरा पहलू है, ठीक है। लेकिन यदि पूछे कि ई विधान लागू करने वाला पहला राज्य कौन है तो आंसर इज नागालैंड। आमा योजना और बहिनी योजना कहाँ की योजना है, किस राज्य की? बहिनी, सिक्किम की योजनाएं हैं। डोनेट अ पेंशन किस योजना के तहत एक मतलब कि उसकी दूसरी योजना को शुरू किया गया है। डोनेट अ पेंशन यह किस मुख्य योजना का भाग है? डोनेट अ पेंशन हिंदी में होगा दान ए पेंशन, दान ए पेंशन। लिखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का भाग है दाने पेंशन या डोनेट अ पेंशन। समर्थ योजना तो मैंने बताया था ना, वो पूछ रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि समर्थ का संबंध किससे है? एमएसएमई। देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए महिलाओं के लिए खास करके एक योजना है जो उनकी उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए, महिलाओं की उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय की एक योजना है जिसका नाम है समर्थ। एमएसएमई मंत्री कौन है अभी भारत के? नारायण राणे, नारायण राणे। स्टडी इन इंडिया 2022, स्टडी इन इंडिया 2022 का उद्घाटन किसने किया? भारत के शिक्षा मंत्री, भारत के विदेश आयुक्त, नहीं हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, भारत के शिक्षा मंत्री, भारत के उच्चायुक्त, बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री और बांग्लादेश के उच्चायुक्त। बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री, हाँ ठीक बोले, बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी। एक्चुअली यह भारत का जो बांग्लादेश में उच्चायोग है ना, वहाँ का यह कार्यक्रम था। भारतीय उच्चायोग ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था और वहाँ पर इस चीज़ की जागरूकता फैलाई गई कि आप भारत में जाके पढ़िए। तो वहाँ के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी। 2018 में भारत सरकार ने एक योजना शुरू की थी, आप लोग पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा, उसकी स्टडी इन इंडिया। ये केवल बांग्लादेश में नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी इस तरह के कार्यक्रम भारतीय हाई कमीशन और एम्बेसी के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है ना। उनके जो आयोग के जो लोग हैं यहाँ पर या वहाँ के जो लोग यहाँ आएंगे, भारत के में तो बाहर के लोग भी आके पढ़ते हैं ना। हाँ 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 वही चीज़ है। अभी अमेरिकी डॉलर के ब्रांड वैल्यू के हिसाब से भारत की सबसे महंगी महिला सेलिब्रिटी कौन है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट का जो $68.1 मिलियन का मार्केट वैल्यू है। बताइए भारत के किस शहर में सबसे अधिक शोर होता है? ये पूछेगा, इसको टिक कीजिएगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट सवालों में से है। लिखिए मुरादाबाद भारत में सबसे अधिक ध्वनि वाला शहर है। दुनिया के स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि वाला शहर कौन सा है? सबसे अधिक शोर कहाँ पे होता है? शोर का आवाज़ कैसे? ढक ढक ठक ठक शोर होता है ना, तो इसका आंसर है ढाका। दुनिया में सबसे अधिक ढाका में है, ठीक है, 119 डेसिबल की ध्वनि। और भारत में सबसे अधिक है मुरादाबाद, यहाँ 114 डेसिबल है। मुरादाबाद में क्या बनता है? बर्तन। तो ठक ठक होता रहता है, बहुत सारा इंडस्ट्री है तो खट खट होता रहता है इसीलिए। और तीसरे स्थान पे वर्ल्ड, मतलब भारत का जो मुरादाबाद है वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर शोर के मामले में, और तीसरे स्थान पे पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। पूछेगा ये नहीं, मान लीजिए पॉजिटिव पूछना हो तो पूछ सकता है, लेकिन नेगेटिव सवाल बहुत कम पूछते हैं। पॉजिटिव पूछेगा कि सबसे शांत शहर दुनिया का कौन सा है? एंटार्क्टिका शहर है, शहर का भी तो परिभाषा होना चाहिए। शहर अर्बन और रूरल का फ़र्क समझना चाहिए ना। सबसे शांत शहर लिखिए इरब्रिड, नाम है शहर का इरब्रिड। इरब्रिड लिख दे रहे हैं, इरब्रिड, ये दुनिया का सबसे शांत शहर है। जॉर्डन में है यह शहर, देश है जॉर्डन। इरब्रिड। एक्सपोर्ट के हिसाब से सबसे अधिक तैयार शहर कौन सा है? लिखिए गुजरात। सबसे अधिक तैयार शहर नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से, निर्यात की तैयारी के हिसाब से सबसे अधिक तैयार शहर निर्यात के लिए गुजरात, ठीक है। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक।
लिखिए ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स। हाँ, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स लिख लिया आपने। इसमें इसके हिसाब से भारत किस स्थान पर है? इंडेक्स के हिसाब से भारत 51वें स्थान पर है, 51st है, 51 स्थान पर है। यह मूल्य वृद्धि दर का एक मापक है। मूल्य वृद्धि दर, जैसे कि किसी जगह पर किसी चीज़ का मूल्य किस हिसाब से बढ़ रहा है। जैसे वर्ल्ड में सबसे अधिक जो मूल्य वृद्धि दर जो है पूरे दुनिया में पूछे कि इस इंडेक्स के हिसाब से सबसे अधिक मूल्य वृद्धि दर कहाँ का है, तो वह है तुर्की का 59.6%। मुझे बताइए कि हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 146 देशों में भारत का क्या स्थान रहा? 136। पिछले साल के मुकाबले कितना का सुधार है? 39 से 36 है, 3 का सुधार हुआ, बहुत बढ़िया। मातृ मृत्यु अनुपात लिखिए, मातृ मृत्यु अनुपात MMR, मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर है? कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर है? केरल। वेरी गुड, ठीक है। दुनिया में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात किस देश का है? इटली का। जैसे केरल का जो स्थान है ना, वही इटली का है। देखिए फॉर्चून इंडिया द नेक्स्ट 500, फॉर्चून इंडिया यह अलग है, फॉर्चून का नॉर्मल रेटिंग से अलग है। फॉर्चून इंडिया द नेक्स्ट 500, ठीक है। द फॉर्चून इंडिया द नेक्स्ट 500, यह एक लिस्ट है जिसमें भारत की 2 कंपनी है, ऐसे नहीं, 2 नहीं, दूरसंचार की कंपनी के बारे में बता रहे हैं। इसमें लिखिए रेलटेल 124वें स्थान पर है। इस लिस्ट में फॉर्चून इंडिया द नेक्स्ट 500 लिस्ट में भारत की रेलटेल जो कंपनी है वह 124वें स्थान पर है। रेलटेल हाँ, रेलटेल 124वें स्थान पर है। और दूरसंचार सार्वजनिक उपक्रम में या एकमात्र कंपनी है, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए केवल। मिशन इंद्रधनुष का संबंध बताया थे किससे है? टीकाकरण से। इसमें कौन सा राज्य सबसे ऊपर परफॉर्मेंस में रहा है टीकाकरण के मामले में? उड़ीसा। मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ उड़ीसा नंबर 1 पर है। उड़ीसा के 20 जिले जो है ना 90% से ऊपर टीकाकरण हो चुके हैं। एक देख लीजिएगा लिस्ट, जैसे आर्म्स का जो निर्यात आयात होता है ना, उसमें भारत की क्या स्थिति है हथियारों का। जैसे भारत और सऊदी अरब हथियार के मामले में सबसे आयातक देश बने हुए हैं, भारत और सऊदी अरब। भारत जो हथियार का आयात करता है उसमें सबसे अधिक किस देश से करता है? अभी रसिया के साथ कर रहा है, रूस के साथ। देखिए डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के हिसाब से 179 देशों में भारत का क्या स्थान है? 93। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 का है 93, इसमें भारत का स्थान है 93rd। डेमोक्रेसी, इसको देखिए किसमें क्या है, इसको 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, तभी नहीं तो वहाँ पर सब इसका उसमें, चूँकि जब डेमोक्रेसी पूछेगा तो करप्शन वाला का इंडेक्स दे देगा एक ऑप्शन, तो वहाँ फंस जाना पड़ेगा। इसलिए एकदम अलग अलग इसको, और एक नहीं कम से कम 2 सवाल पूछने की प्रवृत्ति है। 2 सवाल इंडेक्स से आएगा, एक से अलग अधिक आता है आज के डेट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा अभी नहीं दिख रहा है इधर, ठीक है ना, और जो थोड़ा बहुत है वो सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इन्हीं चीज़ों को रिवाइज कीजिए। कुछ और चीज़ें हैं जो कि जैसे महत्वपूर्ण जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, उसमें उसका लिस्ट एक बार जरूर देख लीजिएगा। आजकल एक मंत्री या सांसद पूछने का प्रवृत्ति रहा है, ठीक है, वो हम लिस्ट में दे देंगे आपको। जो अपना लिस्ट दिए हैं उसमें बनाए हुए हैं, उसमें कुल मिला के 600-700 इन्फॉर्मेशन है बस। पेज आज पता चल जाएगा कितना होता है, ठीक है। दूसरा, किस राज्य से कितना विधानसभा का सीट है, कितना राज्यसभा का सीट है, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए हैं उसमें कितनी सीट रूलिंग पार्टी को आई और हारने वाले को कितना, और कितने सीटों में उतना आया। मान लीजिए किसी को 20 आया तो कितने में आया, ये सब। कुछ संस्थान के डायरेक्टर हैं जिनका नाम हम आपको लिखवाए भी हैं और कुछ का और हम दे भी देंगे। कुछ पुरानी संस्थाएं हैं जिनका स्थापना वर्ष भी महत्वपूर्ण होता है, जैसे 1-2 का लिख लीजिए, हम बताते हैं आपको। जैसे WTO का गठन कब हुआ था?
1995 1995, ठीक है ना, जेनेवा में। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। तो मुख्यालय एक पूछता है, UN से एक सवाल आता है उसकी बॉडी से मिलाकर। तो हर बार हम लोग बोलते हैं कि आएगा और उसको हर बार आप लोग तैयार करके जाते हैं, लेकिन जो उसको नहीं तैयार करके जाते हैं उनका दिक्कत होता है। 2-4 संस्थाएं हैं, जैसे ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा में। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO लिखिए, हाँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है? जेनेवा में। इंडियन बोल दिए हम। UNO का कहाँ है? UNO का हेडक्वार्टर, हाँ, मोनिका आप बताइए, UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। वेरी गुड। चलिए तो लिखिए UNO न्यूयॉर्क, ठीक है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC, ठीक है। इंटरपोल को टिक कीजिए, इस बार के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, लियोन्स, हाँ लियोन्स। नेटो बहुत अभी चर्चा में है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रसेल्स, बेल्जियम में। ब्रसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क SAARC काठमांडू। ब्रिक्स देशों का हेडक्वार्टर, ब्रिक्स का संघाई चीन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, ठीक है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला। और यूरोपियन संघ का, मतलब यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर, यूरोपियन यूनियन का, उसका भी ब्रसेल्स, नहीं उसका भी ब्रसेल्स। WTO का जेनेवा, ठीक है। नाफ्टा का मैक्सिको। और संघाई सहयोग संगठन SCO का बीजिंग। अब बाफ्टा बाफ्टा का लंदन। चलिए, UNO के अभी महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुटरेस। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है अभी? डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक का काम ही है माल पास करना, इसलिए याद रहना चाहिए आप लोग को। इंटरपोल के हेड कौन है अभी? इंटरपोल के हेड अहमद नासर अल रईसी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अहमद नासर अल रईसी, 4 अक्षर का नाम है इंटरपोल। ILO का ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन जो लोग मेंस में देंगे उनके लिए काम करेगा, जिनका LSW है मेंस में। ILO को अभी जो अध्यक्ष हैं या हेड हैं वो हैं गिलबर्ट होंगबो। बाकी किसी का हेड उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक और लिख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, UNHRC, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। अभी इनका चेंज हो गया ना, जेनेवा में है ये फ्रेडरिको विलेगास। इसका मेन वो है कि UNHRC का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो हेड कौन है, हाँ ये नहीं पूछेगा, केवल हेडक्वार्टर पूछेगा। हाँ, एक लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, हाँ, इसका हेग में है, नीदरलैंड में। इसके हेड का नाम भी लिख लीजिए, अब्दुल अहमद यूसुफ। और एक ऐसा है जो बताएंगे नहीं, आप लोग को बताना चाहिए, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। हाँ, इसका नाम बताइए इसके हेड का। वेरी गुड, टेड्रोस एधनॉन। बंद कर लीजिए माइक अपना। अमेरिका में भारत के उच्चायुक्त का क्या नाम है? मतलब उच्चायुक्त नहीं, राजदूत। कहाँ पर उच्चायुक्त होते हैं और कहाँ पर राजदूत, ये कंसेप्ट क्लियर है आप लोग को? बहुत बढ़िया, ठीक है। यही बात अंजलि भी बता रही थी और ये बात आप लोग भी जान ही रहे हैं। तो अमेरिका में क्या होगा, राजदूत होगा या हाई कमिश्नर होगा? राजदूत होगा। जर्मनी में क्या होगा, राजदूत होगा या हाई कमिश्नर होगा? राजदूत। और बांग्लादेश में उच्चायोग होगा, ठीक है। तो लिखिए, भारत के राजदूत जो अमेरिका में हैं उनका क्या नाम है? लिखिए, तरनजीत संधू। हाँ, तरनजीत संधू। चीन में जो भारत के हैं उच्चायुक्त, उनका नाम क्या है? प्रदीप कुमार रावत। UK का लिख लीजिए, एक UK में गायत्री आई कुमार। फ्लिपकार्ट का तो आप लोगों ने लिखा ही था, जो हेड हैं। ट्विटर के बताए थे हम, ट्विटर का कौन है अभी? CEO पराग अग्रवाल, बहुत चर्चित हुए थे ये। ठीक है। एक लिखिए अभी, फेडेक्स एक कंपनी है,
उसके सीईओ का क्या नाम है? राज सुब्रमण्यम। फेडएक्स, फेडएक्स के सीईओ राज सुब्रमण्यम। फेडएक्स के सीईओ राज सुब्रमण्यम। आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? आयुष्मान भारत के आरएस शर्मा। और UIDAI, आयुष्मान भारत आरएस शर्मा। उसके बाद लिखिए UIDAI सौरभ गर्ग। और अभी सबसे अधिक चर्चा में रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके सीईओ या मुख्य कार्यकारी कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के तो नाम है अदार पूनावाला। हाँ, अदार पूनावाला। और एक जिसके सवाल आने की संभावना है, पहले भी शायद आ चुका है, नायका की हेड जो है, नायका जो कंपनी है, नायका, फाल्गुनी नायर। हम इसको अलग तरीके से आपको लिखवा चुके हैं, ठीक है ना। और तो कोई ज़्यादा नहीं है। नायका के सीईओ कौन है? तो फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर। एक लिखिए आप, जैसे याहू है ना, उसी तरह से एक है टिंडर। टिंडर के सीईओ, टिंडर, TINDER, टिंडर। लिखिए रिनेट नाइबोर्ग। रिनेट नाइबोर्ग, रिनेट नाइबोर्ग। रिनेट नाइबोर्ग टिंडर के सीईओ हैं। इतना काफ़ी। बहुत सारी फेमस कंपनियां हैं जिनमें से एक आध का पूछ लेता है, ठीक है ना। ऐसे आप लोगों को बहुत सा का पता ही होगा। अभी इन्फोसिस के सीईओ कौन है? गुजराती है, सलिल पारेख। इन्फोसिस का जो थे नारायण मूर्ति नहीं रहे, तो सलिल पारेख, चूँकि यह दो इन्फॉर्मेशन एक साथ हो जा रहा है। अल्फ़ाबेट कंपनी के सीईओ कौन है? बहुत बड़ी कंपनी है। गूगल का ही भाई बहन कह लीजिए अल्फ़ाबेट, गूगल / अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। गूगल के कौन है? तो अल्फ़ाबेट के भी सुंदर पिचाई। तो हो गया। एप्पल के कौन है अभी सीईओ? एक ऐसी कंपनी है जो $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, तो उसके सीईओ का नाम कौन बता रहे हैं? अक्षय, टिम कुक। वेरी गुड, टिम कुक। हाँ हाँ, पूरा दुनिया को पागल बनाने वाला जो है यंत्र यूट्यूब, जिसको देखिए यूट्यूब पर है, बहुत लाभ भी है और कई हानियाँ भी हैं। तो इसके सीईओ कौन है यूट्यूब के? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक बता दिया। सुसैन वोजसिकी। सुसैन वोजसिकी, क्या नाम है? सुसैन वोजसिकी, ठीक है। वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी है अलीबाबा। पहले तो इसके कौन थे? अलीबाबा का सीईओ कौन था पहले? अभी चेंज हुआ था, डैनियल झाग। लिखिए डैनियल झाग। जैक मा इसके फाउंडर थे। अलीबाबा के फाउंडर का क्या नाम था? जैक मा। लेकिन इसके सीईओ कौन है? डैनियल झाग। झाग, हाँ, जो फैन झाग आता ना वैसा ही झाग। भारत की एक कंपनी है स्नैपडील। इसके हेड कौन है? एक पूछेगा इसमें से, इसको हल्का मत लीजिए। अरे देखिए, फ्लिपकार्ट और ओला का तो सीईओ कितना बार आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े हैं? फ्लिपकार्ट, स्नैपडील है। स्नैपडील का कुणाल बहल। देखिए तीनों का लिखिए, स्नैपडील कुणाल बहल, फ्लिपकार्ट कल्याण कृष्णमूर्ति, फ्लिपकार्ट कल्याण कृष्णमूर्ति, और ओला भाविश अग्रवाल। ओला कैब, ठीक है ना। बहुत सारा है लेकिन इतना काफ़ी है। इतना में से आना होगा तो उतना आ जाएगा। चलिए, कुछ राज्य की राजधानी, कुछ देशों की राजधानी बताइए। तो चर्चा में देश रहते हैं अक्सर, उनकी राजधानी पूछ दी जाती है। जैसे इजराइल की राजधानी कहाँ है? क्या हुआ बताओ, जो तुम्हारे लेवल का? यरूशलेम।
मंगोलिया का राजधानी उलान बटोर, वेरी गुड। और बताइए, जैसे इधर हाल फिलहाल में चर्चा में रहा अफ़गानिस्तान का, तो पता ही होगा आप लोग को अफ़गानिस्तान का। अपने पड़ोसी देशों में सबका राजधानी पता है? जितने भी पड़ोसी देश हैं उनका राजधानी पता है? हैं? सारे पड़ोसी देशों का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, सबका पता है। म्यांमार का बताइए। हाँ ठीक बोलिए, उच्चारण और ठीक से कीजिए। नापिता, एक्चुअली उच्चारण है उसका नई पैताओ, हाँ नेपिताओ, ठीक है ना। तो यह एक अलग है, म्यांमार नैपिताओ। चलिए, इधर हाल फिलहाल में आपको कौन सा महत्वपूर्ण देश है? हाँ, इथियोपिया का बताइए। यहाँ पे सम्मेलन होता रहता है बराबर। इथियोपिया का राजधानी अदिस अबाबा, अदिस अबाबा। चलिए, इक्वाडोर का राजधानी, इक्वाडोर का क्विटो। हाँ, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, हाँ ओस्लो। चिली की राजधानी चिली, सैंटियागो। कनाडा की राजधानी, कनाडा बहुत बार, हाँ ओटावा, ठीक है। और नीदरलैंड की राजधानी और जॉर्जिया की राजधानी बिलसी, जिसको तिब्लिसी भी लोग कहते हैं लेकिन है बिलसी। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम। एक आखिरी बता दीजिए, युगांडा का कंपाला। चलिए, कुछ मुद्रा जो है महत्वपूर्ण रहता है, जैसे वो बताइए। यदि आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो लिख लीजिएगा। जैसे सीरिया जो है, सीरिया की मुद्रा का क्या नाम है? सीरिया की मुद्रा नहीं, लीरा है वहाँ की मुद्रा। इटली का भी लीरा है। इटली का अब हो गया है यूरो। इटली, क्योंकि यूरोपियन संघ का जब से भाग हुआ इटली, तो उसने किसको अपना लिया है? यूरो को। जापान का तो पता ही है आप लोग को। जापान का येन। नाइजर का लिखिएगा, नाइजर का फ्रैंक। अमेरिका का डॉलर, कनाडा का डॉलर, इक्वाडोर का डॉलर, सबका डॉलर है। चिली का लिखिए, अलग है, चिली का अलग है, पेसो। चिली का रुपया का नाम है पेसो। स्वीडन का है क्रोना। स्वीडन का क्या है? क्रोना। कोरोना नहीं, क्रोना, क्र में ओकार, क्रोना। हाँ, और नॉर्वे का है क्रोन। और जॉर्जिया का, जिसका बिलसी राजधानी है, उसका है लारी। और आखिरी लिख लीजिए, ये लास्ट है। पूरे वर्ल्ड में मान लीजिए इतना भी तो याद करना ही पड़ेगा। एक इजराइल का लिख लीजिए, न्यू शैकल। इजराइल का न्यू शैकल। और आखिरी बोल दिए, लेकिन फिर भी एक लिखवा देते हैं, कहीं वो छूट जाए तो। जैसे दक्षिण कोरिया की मुद्रा, दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम है वान। वान, ठीक है ना ये? हाँ, वान। पुरस्कार सम्मान आपका लिस्ट हम दे देंगे, इसलिए पुरस्कार सम्मान में अब ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैन बुकर जो भी जैसे कि फेमस है वो पूरा कर रख लेना है। जैसे नोबेल प्राइज़ आप लोगों को मैंने कहा था कि एकदम टिप पर होना चाहिए। आप लोगों को नोबेल प्राइज़ याद हो गया? नोबेल प्राइज़ के विजेता जो अब्दुल रज्जाक गुरनाह हैं, ये बेसिकली कहाँ के रहने वाले, कहाँ जन्म हुआ और कहाँ के निवासी हैं? नहीं, इनका जन्म हुआ जंजीबार जगह पर, जो अफ्रीका में है, तंजानिया में। हाँ, तो अफ्रीकी मूल में मान ली लोकेशन पूछ रहे हैं, पूछ सकता है ना, जैसे कि जिसका मूल बदलता है पूछ सकता है। और वर्तमान ये यूके के हैं, ठीक है। इन्होंने जो साहित्य लिखा है वह, उसका थीम क्या है? यूपीएससी भी देना है ना, कि खाली बीपीएससी देना है? उपनिवेशवाद के प्रभाव, ठीक है ना, उपनिवेशवाद के प्रभाव। चलिए, वो लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, सारा लिस्ट हम दे भी देंगे, लेकिन जो नोबेल टाइप का है उसको पूरा का पूरा याद करना है। एबेल पुरस्कार इस बार सुलिवान को मिला था। यदि मान लीजिए 22 में, यदि पूछ दे 21 का, तब क्या कीजिएगा? क्योंकि आज आप लोग के लिए क्या हो गया कि आप लोग पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं पीटी का, तो
पिछला पूरा साल का करंट भी आपके लिए है और इस बार का आधा साल का करंट भी आपके लिए है। एबेल पुरस्कार 2021 का मिला था 2 लोगों को, वो भी लिख लीजिए। हाँ, जैसे 22 वाला तो पता है, डेनियल पार्नेल सुलिवान। 21 वाला मिला है एवी विजार्डसन, अमेरिका के हैं एवी विजार्डसन। और एक का नाम है लासजलो लोवास्च नाम इसका नाम है लासजलो और नीचे में है लासजलो लोवास्ज। ये 2 लोगों को मिला था, ठीक है ना। जैसे 51वां दादा साहब फाल्के मिला रजनीकांत को, लेकिन 50वां पूछे तब अमिताभ बच्चन। अमृता ने बहुत सही बताया, अमिताभ बच्चन। तो इस तरह के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, लॉरियस वर्ल्ड पुरस्कार, कान का, बाफ्टा का, ये सब एक था। देख लीजिएगा, हम लिस्ट दे देंगे, अब इसको लिखवा के टाइम ख़राब नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें कहीं विदेशी पुरस्कार में यही ध्यान देना है कि यदि भारत का कोई डॉक्यूमेंट्री, भारत का कोई व्यक्ति शामिल हुआ है किसी न किसी रूप में, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। किताब का भी लिस्ट जो दिए हुए हैं, जो आपके दर्पण के अतिरिक्तांक में जो किताब का लिस्ट है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिए, उसी से आएगा इस बार। निधन में सबसे महत्वपूर्ण निधन भारत में किसका हुआ, मेल फीमेल में एक बताइए। योजना सब हो ही गया है। ऐप्स पोर्टल में आपको ऐप्स वगैरह बताए थे ना एक बार, ऐप्स नहीं बताए थे, इम्पोर्टेंट ऐप 3 सारथी बताए थे, प्रगति बताए थे, बता चुके हैं, कोई ऐसा नहीं है। पार्किंग वो सब आप समझ जाइएगा। ऐप का नाम देखिए, ऐप का जो नाम होता है ना, वही उसके काम को डिनोट करता है। जैसे लिटिल गुरु मैंने पूछा था, लिटिल गुरु बताइए किस लिए था ये लिटिल गुरु ऐप, लिख लीजिए, बहुत मतलब। हाँ, लेकिन इसको किस देश में ज़्यादा मिला? भारत में लिटिल गुरु को उतना नहीं मिला जितना बाहर मिला। कहाँ पर? बांग्लादेश। उसी तरीके से एक ऐप है अमृत वाहिनी, बहुत सारा ऐप है, लेकिन इसमें मेरे पास लगभग कितना ऐप है पता है? जितना हमारे पास जो लिस्ट है इसमें 250 ऐप है, 250, और हम आपको लिखवाए हैं 5। कुछ और लगेगा कि लिखवा देना चाहिए तो वो हम लिस्ट में दे देंगे आपको। आज के क्लास को यहीं पर रोकते हैं। करंट में जो हमने पढ़ाया अब तक यह बहुत महत्वपूर्ण है, और जो देंगे वह इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। इसके अलावा हर व्यक्ति से बार बार हम गुजारिश कर रहे हैं, 10 किताब मत पढ़िए, एक किताब को 10 बार पढ़िए। करंट में 10 किताब मत पढ़िए, एक किताब को 10 बार पढ़िए, ठीक है। हाँ, PDF को तो कई बार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, जब तक, क्योंकि हमने जो पढ़ाया, देखिए आपको, आप लोग क्लास में बैठे हैं, जो लोग ऑनलाइन हैं, मैक्सिमम लोग आंसर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। और जो लोग आंसर नहीं भी कर पा रहे हैं, उसमें मैक्सिमम लोग जब ऑप्शन देखेंगे तो उनका आंसर सही हो जाएगा। अपने ऊपर विश्वास कीजिए। परीक्षा में परिणाम तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी अंतर यही है कि अपने ऊपर फेस, मतलब हमको आ रहा है नहीं आ रहा है इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरी एक जो बहुत बड़ी समस्या होती है विद्यार्थियों के साथ कि जब परीक्षा नज़दीक आता है ना, तो सोचते हैं कि अब तैयारी इस बार नहीं हो पाया ढंग से, अगली बार बहुत बढ़िया से करेंगे और गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है ना। वो अगली बार कभी नहीं आएगा। गर्दा उड़ाना है तो जंग अभी जारी है, इसी बार उड़ाइए। कई ऐसे मैचेज होते हैं जो अच्छे कप्तान यदि उसमें कप्तानी करते हैं तो 7 विकेट गिरने के बाद भी वो मैच जीता जा सकता है। अभी तो आपका सारा विकेट हाथ में है, इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं। 1 महीना के आसपास का समय है, एक एक दिन, एक एक सेकंड इसमें झोंक दीजिए। खाने पीने और सोने का जो नियमित अपना काम है उस करने के अलावा तो कहीं से भी कोई संभावना नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। कभी भी फोकस को शिफ्ट मत कीजिए। कभी भी दिमाग में यदि ये बात आ जाए कि इस बार नहीं हुआ, अगली बार तो एकदम बढ़िया कर देंगे, यह गलत बात है। जब तक परीक्षा हॉल का जो पूरा का पूरा 2 घंटा या 3 घंटा मिलता है, वो पूरा एक एक सेकंड आपका फाइट चलना चाहिए, उसके पहले भी, उसके अंदर भी। क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो कहीं उस पर यह नहीं लिखा होता है कि आप कितना घंटा पढ़े हैं तो आपका सही होगा, ऐसा है क्या? कम घंटा पढ़ने वाला भी यदि वहाँ पे फ्रेश पहुँचा है तो ज़्यादा सही कर सकता है, क्योंकि यह परीक्षा आपके 1-2 दिन के ज्ञान का नहीं है, या 20-25 साल, किसी की उम्र 35 साल भी है, उतने अनुभव का भी है। कई सवाल ज्ञान से, कई सवाल अनुभव से,
कई सवालों के जवाब हम दूसरों के उत्तर या उनके अनुभव से सीखते हैं। हर चीज़ करके सीखने के लिए दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन दूसरा कोई गलती किया उसको देख लिया तो उससे भी तो एक समझ विकसित होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर परीक्षा में परिणाम आता है। अभी आप तैयारी को एंजॉय कीजिए, मन से तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए। हाँ, परीक्षा जब नज़दीक होती है तो हमेशा सोर्स वही पढ़ना चाहिए जिस सोर्स से आपने अब तक पढ़ा है। कभी भी नया सोर्स मत पकड़िए। जिससे आपने पढ़ा है उसको पढ़ना आसान लगेगा, बोझिल नहीं लगेगा। हाँ, वो जब सुपर कमांड की स्थिति में आ जाए तब कहीं से और कुछ उसमें जोड़ लीजिए। उसमें भी तरीका ये होना चाहिए कि जो दूसरा जगह से आप चीज़ ले रहे हैं उसको वहीं पर लिख दीजिए जो आपका सोर्स है। धीरे धीरे वह भी आपका सोर्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो बैलेंस बना के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यह पूरी तरीके से त्रिस्तरीय परीक्षा है ना, तो इसमें सबसे पहले ज़रूरत होता है जो आखिरी स्तर है उसका। हम लोग क्या करते हैं, पहले पीटी की तैयारी करते हैं, देह हाथ ढीला छोड़े हुए हैं। उसके बाद मेंस करते करते आँख कान सब खराब हो जाता है, और तब पहुँचते इंटरव्यू में तो चलना ही नहीं आता है कि चलेगा कैसे। हमारे एक मित्र हैं, गीत लिखे हैं, चानी पर के बाल झरल मोछ के निशान निखे, ओवर भइल हेज बाकी तनिको गुमान निखे। कोर्ट में दे के पिटीशन कंपटीशन देता है, और सीए से कह के भी बचवा हमारे कंपटीशन देता है। उन्होंने बहुत ही बढ़िया चित्रण किया है कि चानी पर का बाल झड़ गया फिर भी आज मोछ का निशान भी ख़त्म हो गया, तब भी आदमी कंपटीशन दे रहा है। यह रॉन्ग डायरेक्शन पकड़ने पर होता है, ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी पहले डेवलप होनी चाहिए। यदि आपने आईएएस बनने का मन बनाया है, यदि एसडीएम बनने का मन बनाया है, तो आप चले रोड पे तो पता चलना चाहिए कि कोई एसडीएम चल रहा है। आप किसी से बात करें तो वो लहजा होना चाहिए कि लगे कि कोई एसडीएम बात कर रहा है, कोई आईएएस बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ क्या है, हम तीसरे स्तर को पहले लाएं, दूसरे स्तर अपने आप आ जाएगा। और सबसे कमज़ोर स्तर है पीटी। आँख कान गला इसमें ख़राब मत कीजिए, खूब खुश होकर पढ़िए, अपनी पर्सनालिटी को बचाते हुए। खूब सेहतमंद खाना खाइए, अभी गरिष्ठ भोजन से बचिए, गर्मी का मौसम है। ये सब जरूरी भाग है परीक्षा के तैयारी के लिए, नहीं कि सब खूब दम से पढ़े। और हमारे सेंटर पे एक बार हम परीक्षा यूपीएससी की बात बता रहे हैं, और एक लड़की लगता है कि 2-3 रात लगातार पढ़ते रही, सेंटर पर ही उल्टी करने लगी। अब वो कितना पढ़ी होगी, कितना जगी होगी, सब बेकार हो गया। सेंटर पे पहुंच के गैस हो जाए, ऐसा पता कि चाउमीन खा के पहुँच गए परीक्षा देने के लिए। तो कद्दू खाइए, कद्दू से प्रेम कीजिए, करेला खाइए, चना खाइए, ये सब भी परीक्षा के तैयारी का पार्ट है। हम खुद एक बार यूपीएससी पीटी दे रहे थे तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम किया। मुझे लगा कि हम अपना पेपर बार बार पलट के देख रहे थे, लगा कि सारा क्वेश्चन ही सही हो गया है, इस तरीके का लग रहा था। मतलब कि हर एक पेज में 4-5 सही एकदम कन्फर्म दिख रहा था। तो मेरे मन में आया कि 2 स्थिति में ही मेरा इस बार नहीं होगा। एक स्थिति जब यूपीएससी में आग लग जाए, और दूसरी स्थिति कि जब हम रोल नंबर ही गलत भर दें। तो हम बोले कि यूपीएससी में आग लगने पे तो मेरा नियंत्रण नहीं है, वो तो लग ही सकता है, लेकिन रोल नंबर तो चेक कर सकते हैं ना, अभी तो मेरे हाथ में कॉपी है। जब देखे तो सही में मैंने रोल नंबर गलत भरा था। मेरा 16 रोल नंबर था, मैंने 74 भर दिया था। आज भी रोल नंबर याद है हमको। और फिर मैंने उसको ठीक किया, क्योंकि वहाँ ऑप्शन रहता था ऊपर में, OMR शीट में जो है ना, ऊपर में पेंसिल से डालते थे पहले, अब फिर नीचे में उसी पेंसिल से उसको डार्क करना होता था। तो मैंने विद ड्यू परमिशन की उसको ठीक करवा लिया और मेरा सिलेक्शन हुआ। कहने का मतलब है कि यू नेवर नो कि कहाँ गलती हो जाए, लेकिन जो आपके वश में है उसको ठीक कीजिए, जम के पढ़िए, ठीक है। फिर कल हम लोग साइंस पढ़ेंगे, और साइंस को हम लोग मात्र 5 दिन में ख़त्म करेंगे, नहीं केवल 5 दिन। 1 दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 2 दिन बायोलॉजी पढ़ेंगे, और 2 दिन फिजिक्स पढ़ेंगे। और आप देखिएगा कि साइंस पानी की तरह हो जाएगा आपके लिए, कहीं से कोई समस्या नहीं रहेगी। कल हम लोग बायो शुरू करेंगे। बायो में प्लांट नहीं पढ़ाए हैं आप लोगों को, प्लांट भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो पूरी तैयारी से, और इस क्लास को मत छोड़िएगा। ये 5 दिन आपके लिए, यदि 1 साल से साइंस नहीं पढ़ा है तब भी इस 5 दिन में आपको साइंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लीव करते हैं। ऑल द बेस्ट कल के लिए, ठीक है।